कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और सबसे पहले तो आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे रहें, खुश रहें, दुआ करते हैं हम सब लोग। और दोस्तों आज हम देखिए 8 अगस्त 2021 शिफ्ट 2 की सीरीज लेके आए हैं सीपीसीटी की। और यहाँ पर हमने इससे पहले 7 अगस्त की सुबह और शाम दोनों शिफ्ट की सीरीज लगाई और 8 अगस्त की शिफ्ट 1 की सीरीज हमने लगाई। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने वो देख ली होगी। मगर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आए जो अच्छे भी थे और हमेशा आते हुए बता पाते हैं। और 7 अगस्त का मॉर्निंग का पेपर थोड़ा सा टफ लगा मुझे, बाकी के शाम के पेपर और 8 अगस्त का सुबह का पेपर मुझे इतना ज़्यादा टफ नहीं लगा। तो यहाँ पर हम आज 8 तारीख के शिफ्ट 2 के पेपर देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन इसमें आए हैं और सबको हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। और हाँ दोस्तों, जो आप पहले बार हमारे चैनल पर आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो उसको लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, उन्हें बताएं। और अगर नहीं पसंद आ रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आखिरकार आपको पसंद क्यों नहीं आए और हमें भी आप सजेस्ट करते रहें ताकि हम आपके लिए और भी बेटर और अच्छा आपको बता सकें, सिखा सकें और कुछ आपके लिए अच्छा कर सकें। तो दोस्तों ऐसी प्यार बांटते रहे, हम मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं, बातें कम काम ज़्यादा। यहाँ पर 52 क्वेश्चंस कंप्यूटर के आते हैं और पहला जो क्वेश्चन है वो यही है कि इसके अंदर पहले क्वेश्चंस में देखिए इजी डिफिकल्टी लेवल इजी चल रहा है, लिख दे रहे हैं ये लोग इजी चल रहे हैं। और यहाँ क्वेश्चन शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिलेटिवली लार्जेस्ट मेमोरी यूनिट। तो पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी यूनिट लार्जेस्ट यूनिट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिलेटिवली लार्जेस्ट मेमोरी साइज यूनिट। तो यहाँ पर जो बताया गया है, पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी यूनिट जो है वो बड़ी है। तो जब हम यूनिट पढ़ते हैं फंडामेंटल में, आपने पढ़ा भी होगा, तो सबसे छोटी बिट होती है 0 उससे बड़ी जब 8 बिट मिल जाती है, 4 बिट मिलती है तो एक निबल बन जाता है और जब 8 बिट मिलती है तो एक बाइट बन जाता है। 1024 बाइट मिलती है तो एक केबी यानी कि किलोबाइट बन जाता है और 1024 किलोबाइट मिलते हैं तो एक एमबी यानी कि मेगाबाइट बन जाता है और 1024 मेगाबाइट मिलते हैं तो एक गीगाबाइट बन जाता है और 1024 गीगाबाइट मिलते हैं तो एक टेराबाइट बन जाता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा यूनिट जो होती है टेराबाइट है। टेराबाइट के बाद हेक्साबाइट, पेंटाबाइट और भी आती हैं, ठीक है। तो वहाँ पर भी नहीं है इसलिए बात नहीं करेंगे उसके बारे में। यहाँ पर टेराबाइट बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 2 जो दिया है वो है, दोस्तों मैं ये कहूँगा हमेशा कि आप इंग्लिश भी पढ़ो थोड़ा सा, क्योंकि इंग्लिश में आप जल्दी इजी समझ जाओगे और हिंदी में आप पढ़ोगे पेपर तो समझ में नहीं आएगा कि क्या लिखा हुआ है। तो इंग्लिश में ज़्यादा फोकस करें आप लोग। चूज द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी कि निम्न में से कौन सा एक ऑड है, विषम है, उसको बाहर निकालिए। तो देखिए कोबोल, फोर्ट्रान, पास्कल तीनों कंप्यूटर लैंग्वेज होती हैं, जबकि असेंबलर एक ट्रांसलेटर है। तो ये लैंग्वेज नहीं है, ये ऑड है आपका। अगला प्रश्न, ALU परफॉर्म्स 2 टाइप ऑफ ऑपरेशंस। ALU होता है 2 प्रकार के काम करता है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इसका नाम है, तो अरिथमेटिक और लॉजिकल काम करता है, इसलिए इसका आंसर अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न जो है वो है VGA स्टैंडर्ड। VGA का पूरा नाम क्या है। तो VGA का पूरा नाम वीडियो ग्राफिक्स एडेप्टर यहाँ दिया हुआ है, बिल्कुल सही आंसर है वीडियो ग्राफिक्स एडेप्टर। दोस्तों अगर वीडियो ग्राफिक्स एडेप्टर नहीं दिया होता तो वीडियो ग्राफिक्स अरे दिया होता, तो वीडियो ग्राफिक्स अरे भी सही आंसर मानते हैं, ठीक है। लेकिन दोनों आपको कभी नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। तो वीडियो ग्राफिक्स एडेप्टर सही नाम हो गया और एक वीडियो ग्राफिक्स अरे भी होता है, ठीक है। तो दोनों आपको ध्यान रखना है, वीडियो ग्राफिक्स अरे और वीडियो ग्राफिक्स एडेप्टर। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वो है खाली स्थान मेमोरी इज स्पेशल टाइप ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी, यानी कि निम्न में से कौन सी मेमोरी है जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी का एग्जांपल है या नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। तो दोस्तों वोलेटाइल मेमोरी वो मेमोरी होती है जो कंप्यूटर के ऑफ होने पर ऑटोमेटिक मिट जाती है
और एक होती है जो अपने आप नहीं मिटती है। जो अपने आप मिट जाती है वो होती है वोलेटाइल मेमोरी, और जो नहीं मिटती है वो होती है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो यहाँ पर रैम, एस रैम, डी रैम, ये तीनों इसके एग्जांपल हैं रैम के, इसलिए ये वोलेटाइल मेमोरी हम जानते हैं। और जो बची कुछ मेमोरी होगी फ्लैश ड्राइव यानी कि पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड जो होती है वो आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी का एग्जाम्पल होगा। प्रश्न नंबर 6 वो ये है कि ए बिट हैज ए कोष्टक में एन वैल्यू विच इज आइदर 0 और 1। एक बिट एक वैल्यू है जो या तो 0 होगी या 1 होगी, तो उसे क्या कहेंगे? तो 0 1 को हम दोस्तों बाइनरी डिजिट कहते हैं। तो बाइनरी डिजिट यहाँ पर आंसर दिया हुआ है बाइनरी वैल्यू। तो बाइनरी वैल्यू इज ए बाइनरी डिजिट, करेक्ट एक ही बात है। तो एक बिट है उसे क्या कहते हैं? बाइनरी कहते हैं, जो या तो 0 होगी या 1 होगी, उसे हम बाइनरी डिजिट कहते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो ये है कि खाली स्थान बटन कॉपी टू स्निपिंग फ्रॉम विंडो स्निपिंग टूल टू द विंडोज क्लिपबोर्ड। स्निपिंग टूल है क्या पहले जानो। स्निपिंग टूल विंडोज के अंदर एक ऐसा ऑप्शन है जिससे अपन डेस्कटॉप पर खुली किसी विंडो का या डेस्कटॉप का ही किसी भी हिस्से का हम एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट लेते हैं, उसको कॉपी कर सकते हैं। तो अगर पूछा गया है खाली स्थान बटन कौन सा बटन है जो कॉपी द स्निपिंग फ्रॉम स्निपिंग विंडोज, विंडोज स्निपिंग टूल। स्निपिंग टूल की विंडो है उसमें से किसी भी चीज को कॉपी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो कौन सा बटन है? तो कॉपी करने के लिए कॉपी बटन इस्तेमाल किया जाएगा, जाहिर सी बात है। तो कॉपी करने के लिए कॉपी बटन इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर जो 8 है वो है कि इंग्लिश को करिए थोड़ा सा। इज द साइंस ऑफ एग्जामाइन रॉ डाटा विद द पर्पस ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन अबाउट दैट इंफॉर्मेशन। यानी कि इंफॉर्मेशन का जो निष्कर्ष है वो आपका कंप्यूटर के अंदर किस जगह पे सेव रहता है, किस जगह पे वो साफ सेव होता है। तो उसको हम डाटा एनालिसिस बोलते हैं, डाटा एप्लीकेशन बोलते हैं, डाटा क्लाउड बोलते हैं, डाटा वेयर हाउस बोलते हैं। तो जहाँ सेव होता है उसे हम डाटा वेयर हाउस कहते हैं वैसे तो, लेकिन उसको एग्जामाइन करना, उसको पढ़ना, उसको सीखना, उसको जानना, उसके लिए जो होता है उसे बोलते हैं डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस का मतलब होता है किसी चीज़ को जानकारी प्राप्त करना, उसको एनालाइज करना, उसको एग्जामाइन करना। तो एग्जामाइन के लिए यहाँ पर सही आंसर होगा डेटा एनालिसिस। अगला जो प्रश्न है हाउ मेनी डिफरेंट फेज डज द लेयर प्रिंटर यूज फॉर प्रिंटिंग। प्रिंटिंग के लिए एक लेयर प्रिंटर के अंदर कितने फेज होते हैं ये पूछा गया है। लेयर प्रिंटर के अंदर कितने फेज होते हैं या कितने चरण होते हैं, कितने स्टेप होते हैं प्रिंटिंग करने के लिए। तो सबसे पहले हम जब कमांड देते हैं कंप्यूटर से, तो कमांड देने के बाद उस जो हमने टाइप किया है, जैसे आप स्क्रीन देख रहे हैं जिसके लिखा हुआ है, ये स्क्रीन की उल्टी इमेज कंप्यूटर के प्रिंटर के रबर पर बन जाती है। पहला काम तो जो हो गया कि हमने कमांड दी और उसके बाद रबर पर उल्टी इमेज बन गई। दूसरी फेज में क्या होता है, कागज़ को प्रिंटर लेता है। तीसरी फेज में जब ये आगे निकलेगा सरकता हुआ, तो इसकी जो उल्टी इमेज बनी थी रबर के ऊपर वो घूमता है, इसमें और टर्म लगे तो वो भी घूमते हैं, और घूमते हुए कागज से संपर्क में आता है। जैसे कागज संपर्क में आता है तो उल्टे प्रतिबिंब कागज पर सीधे बन जाते हैं। तीसरी स्टेप हो गई। चौथी स्टेप में उस कागज का प्रिंट आउट जो होता है वो मतलब जो है अस्थायी होता है, तो उसको प्रमाण करने के लिए गर्म लोहर से निकालते हैं। तो 4 स्टेप हो गए। तो पहला स्टेप जो आपने क्या किया, पहले स्टेप में आपने कमांड दी, दूसरी स्टेप में आपके लोहर पर उल्टी इमेज बन गई, तीसरी स्टेप में कागज़ को लिया, चौथे स्टेप में इस कागज़ को घुमाते हुए लेके आए और रोलर के पास लेके गए, तो रोलर से उल्टी इमेज कागज़ पर सीधी बन गई। पांचवी स्टेप में उस कागज़ के प्रिंट आउट को प्रमाण करने के लिए गर्म लोहर से निकाला गया, और छठवीं स्टेप में वो कागज़ बाहर निकल के आपके सामने आ गया। तो इस प्रकार से एक प्रिंटर के अंदर कितने फेज होते हैं, एक लेयर प्रिंटर के अंदर 6 फेज होते हैं। पहला फेज कमांड दिया, दूसरे में उल्टी प्रतिबिंब बने, तीसरे में कागज़ लिया, चौथे में कागज़ से प्रिंट निकला सीधा हो गया उसके ऊपर, और पाँचवें में कागज़ को गर्म लोहर से निकाला ताकि प्रमाणित हो जाए, और छठवें स्टेप में कागज़ निकल के बाहर आपके पास आ गया। तो इस प्रकार से 6 स्टेप में प्रिंटिंग का काम किया जाता है। आगे दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट कुकीज़।
कुकीज़ के बारे में कौन सा स्टेप बिल्कुल सही है? तो स्टोर द पासवर्ड ऑफ द यूज़र, क्या ये पासवर्ड को स्टोर कर लेता है? दूसरा, स्टोर द कमांड यूज बाय द यूज़र, कमांड देता कोई व्यक्ति से स्टोर कर लेता है। तो कमांड तो खैर नहीं देगा, क्योंकि ब्राउज़र में कमांड कैसे देंगे, वो तो भाई कमांड देने मतलब नहीं होता है। अगला है स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूज़र वेब एक्टिविटीज़। जी हाँ, जबकि यूज़र एक्टिविटीज़ करता है वेब पे, उसको जो स्टोर कर लेता है। सही आंसर है। पांचवा दिया है स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के बारे में कोई जानकारी नहीं रखता। इसमें आपके दो पॉइंट हैं, तीसरा पॉइंट और पहला पॉइंट लगभग मिलते जुलते लग रहे हैं। जैसे आपने पढ़ा स्टोर द पासवर्ड ऑफ यूज़र, यूज़र के पासवर्ड को स्टोर कर लेता है, तो ये करेक्ट बात है। लेकिन पासवर्ड कौन सा पासवर्ड बोल रहा है? हर पासवर्ड को स्टोर नहीं करता है, ये केवल वेब के पासवर्ड को स्टोर करता है, इसलिए पहला वाला आंसर सही नहीं माना जाएगा। और तीसरा आंसर दिया है स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूज़र वेब एक्टिविटीज़, यूज़र की वेब एक्टिविटीज़ को स्टोर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। आप वेबसाइट पर या ब्राउज़र पर कोई एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उनको स्टोर करने के लिए हम वेब कुकीज़ का इस्तेमाल करते हैं। सही आंसर है इसका थर्ड। पांचवा आंसर, HDR रिड्यूस करता है फ्रॉम पिक्चर, पिक्चर से किसको रिड्यूस करता है HDR? तो HDR से फोटो खींचा जाता है, आपने देखा होगा HDR फोटो खींचते मोबाइल में आता है। तो HDR फोटो खींचे जाने से क्या होता है, उस इमेज का शेडो होता है, ब्लैकनेस होती है, वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। आपने अगर HDR में कोई फोटो खींचे तो बिल्कुल वाइट आएगा, बिल्कुल क्लीन आएगा फोटो को, तो शेडो को कम कर देता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अब देखिए मीडियम क्वेश्चन आ चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कार्ड इज यूज फॉर ए स्पेसिफिक मार्केट सॉल्यूशन? फॉर एग्जाम्पल, कार्ड, डिब्बा, फिंगरप्रिंट सेंसर। तो पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कार्ड, निम्न में से कौन सा कार्ड है इज यूज फॉर ए स्पेसिफिक मार्केटिंग सॉल्यूशन, जो कि मार्केटिंग सॉल्यूशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, और कौन सा कार्ड है जिसका इस्तेमाल अपन मार्केटिंग में करते हैं? पहला CPU, MPU, प्रोसेसर, मल्टी फंक्शन कार्ड। तो ये कार्ड तो CPU के लिए होगा, इस कार्ड का कनेक्शन कोई शॉपिंग से नहीं है। मल्टी मोड कम्युनिकेशन कार्ड, ये कार्ड से नाम से मालूम चल रहा है किसी कम्युनिकेशन वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन इसका शॉपिंग से कोई कनेक्शन नहीं है। डुअल इंटरफेस कार्ड, यानी कि दोहरा कोई इंटरफेस है उसमें काम करेगा, तो हो सकता है ये आंसर हो। डुअल इंटरफेस कार्ड को हम आंसर मान सकते हैं। आगे चेक करते हैं। मल्टी कंपोनेंट कार्ड, तो मल्टी कंपोनेंट कार्ड का मतलब जो होता है ऐसा कार्ड जिसके ऊपर बहुत सी इन्फॉर्मेशन सेव रहती है। फॉर एग्जांपल, आपका ATM कार्ड हो सकता है, आपका कोई क्रेडिट कार्ड हो सकता है। तो मल्टी कंपोनेंट कार्ड का मतलब हो गया इसके मल्टीपल चीज़ें होंगी, तो वो इसका आंसर सही माना जाएगा। डाटा इंटरफेस कार्ड तो किसी इंटरफेस के लिए, लॉक वॉक खोलने के लिए इसमें इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मल्टी कंपोनेंट कार्ड का मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं, पैड के लिए हो सकता है, शॉपिंग के लिए हो सकता है, और भी जानकारी इसके अंदर हो सकती है। तो इसका सही आंसर है मल्टी कंपोनेंट कार्ड, करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है दोस्तों कि प्रश्न नंबर 12 हो चुका है, प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है, पहले हिंदी दी है। तो क्वेश्चन है टू कॉन्फ़िगर योर लाइनक्स सिस्टम टू मेंटेन द क्लॉक इन द लोकल टाइम। मतलब लाइनक्स सिस्टम को कॉन्फ़िगर करने के लिए, टू मेंटेन द क्लॉक इन द लोकल टाइम में क्लॉक को मेंटेन करने के लिए रन खालिस्तान कमांड विद द सेट कैलकुलेट, यानी कि सेट लॉक अलर्ट ऑप्शन एज रूट। पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी कमांड इस्तेमाल की जाती है लाइनक्स के अंदर डेट ऑन टाइम को मेंटेन करने के लिए या सेट करने के लिए। सिंपल सी बात है। टू कॉन्फ़िगर योर लाइनक्स सिस्टम टू मेंटेन द क्लॉक द लोकल टाइम को मेंटेन करने के लिए लाइनक्स सिस्टम के अंदर रन खालिस्तान कमांड, कौन सी कमांड को इस्तेमाल किया जाता है? विद द सेट लॉक अलर्ट सी ऑप्शन एज रूट। तो कंप्यूटर लाइनक्स के अंदर ये कमांड आप लोगों को थोड़ी कठिन है, कोई लाइनक्स अब तक नहीं पूछा गया था, अब पूछा गया है। तो हम लाइनक्स के क्वेश्चन भी अपनी सीरीज में सिखाएंगे, लाइनक्स की कमांड भी सिखाएंगे, लाइनक्स क्या होता है इसके बारे में बेसिक नॉलेज देंगे हम अपने चैनल पर। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। और हाँ, जो पहली बार चैनल पर आए हैं वो उसको
लाइक करें, वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब भी करें, और पसंद नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, लेकिन कमेंट में ज़रूर बताइए कि पसंद क्यों नहीं आ रही है आखिरकार। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी कमांड इस्तेमाल की जाती है, तो यहाँ पर टाइम डेट CTL, टाइम डेट CTL कमांड जो है वो इस्तेमाल की जाती है। अब ये कमांड के नाम तो आपको याद ही करना पड़ेगा, और वैसे भी यहाँ पे देखिए किसी भी कमांड के अंदर स्पेस नहीं होता है, याद रखना। तो यहाँ पर टाइम जो स्पेस लिस्ट सेट टाइम जो कोई भी कमांड काम नहीं करेगी, पहला ऑप्शन सही होगा जिसमें स्पेस नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये कमांड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, नहीं भी आते तो समझ लो इस चीज़ को कि लाइनक्स की कमांड के अंदर ज़्यादातर कमांड में स्पेस नहीं होता है, मोस्टली कमांड में स्पेस नहीं होता, तो यहाँ पे स्पेस वाली कोई भी कमांड सही नहीं होगी, और ये आपकी सही कमांड है ये। खास करके डेट टाइम वाली कमांड तो किसी में भी स्पेस है ही नहीं, है ना। कुछ कमांड में स्पेस है, लेकिन डेट टाइम वाली कोई भी कमांड में स्पेस नहीं है कंप्यूटर के और लाइनक्स के अंदर, तो सारी कमांड गलत है, पहली कमांड बिल्कुल सही है। चाहे आपको इसका आंसर पता हो, इससे क्या करते हैं, चाहे नहीं मालूम हो चाहे मालूम हो, आप समझ लो जहाँ स्पेस नहीं दिया वो कमांड सही है डेट टाइम के लिए। अगला जो क्वेश्चन है 14 नंबर पे, वह है कि मोस्ट टच सेंसिटिव डिवाइस यूज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्क्रीन के अंदर कौन सी डिवाइस है इनमें से जो मोस्ट टच सेंसिटिव डिवाइस है, बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस टच के लिए इस्तेमाल की जाती है, तो कौन सी है। तो यहाँ पर इंडिविजुअल टच स्क्रीन, कैंडिड टच स्क्रीन, कैपेसिटिव टच स्क्रीन और इलेक्ट्रॉनिक टच स्क्रीन। तो जो मोस्ट टच सेंसिटिव डिवाइस होती है दोस्तों, वही है कैपेसिटी टच स्क्रीन जो होती है, उसको अपन जो बहुत ही मोस्ट पॉपुलर टच स्क्रीन अपन कह सकते हैं। तो इसका सही आंसर है कैपेसिटिव टच स्क्रीन। ये एक मोस्ट टच सेंसिटिव डिवाइस है जो कि निम्न में से दी गई है, तो ये ध्यान रखना है आपको, कैपेसिटिव टच स्क्रीन सही आंसर है इसका। अगला, वैसे मैं अगर देखा जाए मेरे हिसाब से तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक टच स्क्रीन सही आंसर होना चाहिए, पर इन्होंने दिया है कैपेसिटिव टच स्क्रीन, पता नहीं क्या सोच के दे दिया है, तो मेरे हिसाब से तो इसका आंसर इलेक्ट्रॉनिक टच स्क्रीन होना चाहिए दोस्तों। अभी हम इसे गूगल कर लेंगे। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि द AC-97 ऑडियो कोडेड स्टैंडर्ड वाज डेवलप्ड बाय, जो AC-97 जो ऑडियो है वो डेवलप किया है, किसने किया है। तो जी हाँ, इस फॉर्मेट को, साउंड फॉर्मेट को इंटेल कंपनी ने जनरेट किया है, इसको इंटेल कंपनी ने बनाया है, इंटेल 97 ऑडियो फाइल को, जो एक ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन है। अगला प्रश्न है, ए डिवाइस दैट कनेक्टेड टू द कंप्यूटर नेटवर्क विदाउट द यूज ऑफ केबल इज कॉल्ड। ऐसा डिवाइस जो नेटवर्क के अंदर इस्तेमाल किए गए वो बिना किसी केबल के, तो उसे क्या कहते हैं, उसको हम वायरलेस डिवाइस कहते हैं। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो ये इजी पार्ट हो गया फिर से, तो यहाँ पर वायरलेस डिवाइस कहते हैं उसे। अगला जो प्रश्न है वो है कि इफ यू प्रिंट 2 कॉपी ऑफ ए 3 पेजेस, अगर आपने 3 पेजेस की 2 कॉपी प्रिंट की है, तो डॉक्यूमेंट एंड यू चूज नॉट ए कलेक्टेड ऑप्शन, आपने कलेक्टेड ऑप्शन को चुना नहीं है, तो क्या होगा। ये क्वेश्चन 7 तारीख के सुबह भी आया था, शाम को भी आया था, और 8 तारीख के सुबह वाले पेपर में भी ये क्वेश्चन आया है। मतलब यही क्वेश्चन नहीं है सेम टू सेम, पर एक कलेक्ट ऑप्शन से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पूछा गया है कि यदि आप प्रिंट कर रहे हैं 2 कॉपी, 3 पेज की एक डॉक्यूमेंट फाइल है जिसको आप 2 कॉपी प्रिंट कर रहे हैं, और आपने चूज नहीं किया है कलेक्टेड ऑप्शन को, देन तब क्या होगा। तो जैसे अपन प्रिंट करते हैं, Ctrl+P लगाता हूँ मैं, तो मैंने इसको Ctrl+P प्रेस किया, और देखिए यहाँ पर मैंने इसकी 2 कॉपी प्रिंट करने के लिए ऑप्शन कर दिया 2 कॉपी, और कलेक्टेड को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। तो क्या होगा, इसे सेलेक्ट करने से क्या होगा, जैसे आपके पेज है 1 से लेकर के 0 तक, तो आपके पेज है 1 से लेकर के 1 से 10 तक पेज है, अगर कलेक्टेड कर दिया तो क्या होगा, 2 कॉपी निकलेंगी, यानी कि पहला एक पेज लेकर के 1 से 10 तक कॉपी निकल जाएगी, फिर दोबारा फिर एक पेज लेकर के 1 से 10 तक कॉपी निकल जाएगी। अगर हम कलेक्टेड को सेलेक्ट करते हैं तो आपके पेज कलेक्ट हुए निकलेंगे। कलेक्टेड पे क्लिक नहीं किया तो प्रिंट कहाँ निकलेगा, पहले पेज की 2 कॉपी, दूसरे पेज की 2 कॉपी, तीसरे पेज की 2 कॉपी, इस प्रकार से पूरा लास्ट तक 2 कॉपी निकलेगा, सबके 2 कॉपी निकलेंगी, और आपको बाद में ये कलेक्ट
आपको बाद में लगाना पड़ेगा। पहले पेज की 2 कॉपी, दूसरे की 2 कॉपी, तीसरे की 2 कॉपी निकलेगी, आपको बाद में इनको सेट करना पड़ेगा। तो ये जो है जो आपका कलेक्टेड को सेलेक्ट नहीं करते हैं तो क्या होता है, कलेक्ट नहीं करेंगे अपन तो पहला दूसरा पहला ऐसा तो अपन निकलेगा ही नहीं। पहले की 2 कॉपी, दूसरे की 2 कॉपी और तीसरे की 2 कॉपी, यदि हमने कलेक्ट को नहीं चुना है तो सही आंसर है यही, पहले की 2 कॉपी, दूसरे की 2 कॉपी और तीसरे की 2 कॉपी। पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, जैसे कब निकलेगा, ये तब निकलेगा जब हम कलेक्ट को चुन लेंगे। यदि कलेक्ट को चुन लेते तो यह सही आंसर था, लेकिन चुना नहीं है कलेक्ट को तो यह आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा हो, और समझ में आ रहा है तो दोस्तों जरूर वीडियो को लाइक कीजिए। अगला जो प्रश्न है वही है डॉट मैट्रिक्स एंड शार्लेट फॉन्ट प्रिंटर आर एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल है। तो डॉट मैट्रिक क्वेश्चन जो प्रिंटर जो होते हैं वो करेक्टर या इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल हैं। करेक्टर प्रिंटर होते हैं तो करेक्टर प्रिंटर सही है, सही बात, सही नाम है, या उसको अपन बोलते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर आंसर दिया नहीं है, तो करेक्टर प्रिंटर भी कहते हैं इनको अपन। डॉट मैट्रिक प्रिंटर को करेक्टर प्रिंटर भी कहा जाता है, और जो चैन प्रिंटर होते हैं उनको हम लाइन प्रिंटर कहते हैं। तो सही आंसर है इसका करेक्टर प्रिंटर। तो यहाँ पर यह आंसर बिल्कुल सही है। और इसके बाद जो अगला प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं वो ये है इन ए नेटवर्क, यानी कि नेटवर्क में विच सर्वर अलाउ यूजर्स टू शेयर फाइल। कौन सा सर्वर है जो फाइल को शेयर करने के लिए अलाउ करता है। तो प्रिंटर, फाइल सर्वर, फैक्स सर्वर, मैसेज सर्वर। तो जाहिर सी बात है फाइल को शेयर करने के लिए फाइल सर्वर इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो ये है, तो नाम से ही मालूम पड़ गया उसका आंसर तो हमको। SSID इज नथिंग बट, SSID नथिंग बट नहीं है लेकिन, SSID कुछ नहीं है लेकिन क्या। तो SSID क्या होता है एक्चुअली में, जब आप किसी वाईफाई नेटवर्क में होते हैं और अपने मोबाइल से वाईफाई ऑन करके सर्च करते हैं कि कौन कौन से वाईफाई नेटवर्क हमारे मोबाइल में शो हो रहे हैं, तो जो शो होते हैं, जो नाम लिख के आते हैं, उन सारे नाम को हम SSID कहते हैं। तो वो सब क्या होते हैं, वो सभी वाईफाई के नाम होते हैं। तो SSID क्या है, वाईफाई का नाम है। तो द नेम असाइन टू वाईफाई नेटवर्क, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये SSID होता भी है कि नहीं होता, तो कुछ आप अपने मोबाइल के अंदर प्ले स्टोर से कुछ ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आप वाईफाई सर्च करेंगे, अपने दूसरे मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन कर लेना, और जब वाईफाई ऑन करेंगे उसमें तो उसमें लिख के आता है सर्च SSID। तो बाकायदा SSID में आपके वाईफाई का नाम लिख के आ रहा होगा, तो वहां पर SSID मतलब नाम, वाईफाई का नाम। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो ये है 21 नंबर कि इन क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम, क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम जो होता है उसमें खालिस्तान डज नॉट हैव ए की, किसमें की नहीं होती। जो एल्गोरिथम होता है क्रिप्टोग्राफी उसके किस में की नहीं होती है, ये पूछा है। तो हैश फंक्शन में कोई की नहीं होती है। हमारे फंडामेंटल की सीरीज चल रही है यूट्यूब पर, जिसमें हम एल्गोरिथम के बारे में भी बताएंगे कि क्या होते हैं एल्गोरिथम और कितने प्रकार के होते हैं, कैसे बनाया जाता है। हालांकि आप समझ लीजिए कि एल्गोरिथम एक स्टेप्स का नाम है, और उन्हें हम कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, वो हम आपको दूसरी वीडियो में बताएंगे। यहाँ पर केवल हम क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे हैं, उनके आंसर के बारे में बात कर रहे हैं। तो ध्यान रखिए क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम जो होता है उसके किस में की नहीं होती है, हैश फंक्शन में की नहीं होती है। अगला जो प्रश्न है वो ये है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज विस्टा वाज अवेलेबल इन डैश डिफरेंट एडिशनल, यानी कि जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है वो अवेलेबल है लेकिन डिफरेंट एडिशन के साथ में। कितने एडिशन आते हैं विस्टा के, तो माइक्रोसॉफ्ट विस्टा के विभिन्न वर्जन अवेलेबल है, विभिन्न एडिशन उसके जो अवेलेबल है उसके वर्जन, लेकिन कितने वर्जन हैं। तो विस्टा के जो वर्जन है दोस्तों 6 वर्जन अवेलेबल हैं। आप गौर करके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको विस्टा के प्रोफेशनल और अलग अलग वर्जन आपको दिखाई देंगे। तो 6 वर्जन विस्टा के अवेलेबल हैं, और विंडोज 10 के अंदर तो काफ़ी आते हैं, 18 एडिशन उसके अवेलेबल है, और यहाँ पे विस्टा के 6 वर्जन अवेलेबल हैं। और अगला क्वेश्चन है एप्लीकेशन गेटवे इज आल्सो नॉन एज, यानी कि जो गेटवे
एप्लीकेशन है उसको हम किसी और नाम से भी जानते हैं, उसका नाम बताइए। तो वो एप्लीकेशन हब या एप्लीकेशन फायरवॉल, एप्लीकेशन स्विच या एप्लीकेशन सिक्योरिटी। तो जो गेटवे जो होता है, आपने सुना, मैंने फंडामेंटल पर आया है कि गेटवे, ब्रिज और राउटर नाम की चीज़ें कुछ नेटवर्क में इस्तेमाल की जाती हैं। तो गेटवे एप्लीकेशन जो होता है उसमें जो हम गेटवे जो बोलते हैं, गेटवे को हम गेटवे एप्लीकेशन जो होता है उसको हम एप्लीकेशन फायरवॉल भी कहते हैं। हब जो है वो कनेक्शन राउटर जैसा होता है, स्विच राउटर जैसा होता है, और एप्लीकेशन सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। बची आपकी एप्लीकेशन फायरवॉल जो आपका एप्लीकेशन गेटवे को सेकंड नाम कह सकते हैं, पर्यायवाची कह सकते हैं अपन, सिनोनिम्स। अगला जो प्रश्न है, द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इन विच पीसीएम इज डन इज, यानी कि जो बताया गया है कि द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, जो ऑपरेशन का सीक्वेंस है, इन विच पीसीएम इज डन इट, किस पीसीएम में किस तरीके से होता है ना। तो हिंदी क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन पीसीएम किया जाता है, पीसीएम में किया जाता है, निम्न में से कौन सा ऑपरेशन पीसीएम में किया जाता है। तो हिंदी समझ नहीं आएगी, इंग्लिश पढ़ेंगे समझ में आएगा। द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, यानी कि ऑपरेशन का सीक्वेंस पूछा गया है, इन विच पीसीएम इज डन, पीसीएम में जो डन किया जाता है वो कौन सा प्रोसेसर है ना। तो कौन सा ऑपरेशन, कौन सा मतलब जो है वो ऑपरेशन है जो पीसीएम के अंदर किया जाता है। तो पीसीएम के अंदर पहले क्या होता है, क्वांटिटेशन, सैम्पलिंग, एनकोडिंग, या क्वांटिटेशन, एनकोडिंग, सैम्पलिंग, या सैम्पलिंग, क्वांटिटेशन, एनकोडिंग। तो ध्यान रखना, पहले जब भी हम कोई काम करते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो सबसे पहले जैसे मान लो साउंड बना रहे हैं तो पहले उसकी सैम्पलिंग की जाती है, उसके बाद उसकी क्वांटिटेशन होता है, और बाद में उसको एनकोडिंग किया जाता है। आप कंप्यूटर में साउंड बना रहे हैं तो पहले उसकी सैम्पलिंग बनेगी, क्वांटिटेशन होगा, उसके बाद उसकी एनकोडिंग की जाती है। तो ये एक जानने वाली बात हो गई। तो ध्यान रखिए, सैम्पलिंग, क्वांटिटेशन, एनकोडिंग, ये बिल्कुल सही इसका एक क्रम है ऑपरेशन का, और वही उन्होंने पूछा है कि क्या सीक्वेंस है ऑपरेशन का पीसीएम के अंदर। सॉरी। अगला जो प्रश्न है, हाँ, और आपको बता दूं क्वांटिटेशन क्या होता है, सैम्पलिंग क्या होता है, एनकोडिंग क्या होता है, ये हम आईटी वाले सब्जेक्ट में बता रहे हैं, और डीसी की सीरीज चलेगी हमारी आईटी एंड ट्रेंड की, वहाँ बताएंगे हम कि ये सब क्या होता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बने रहे हमारे साथ, और आपको वहाँ पर एक चीज़ को क्लियरली बनाने की कोशिश हम करेंगे। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और नहीं पसंद आ रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन कमेंट में बताएं जरूर कि क्या नहीं आ रहा है, क्या कमी है, ठीक है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द स्टार्ट मेनू ऑप्शन टू व्यू इंस्टॉल प्रिंटर्स। स्टार्ट मेनू के अंदर कौन सा ऑप्शन है जो इंस्टॉल्ड प्रिंटर हमारे कंप्यूटर में होगा देखने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। व्हाट इज द स्टार्ट मेनू ऑप्शन टू व्यू इंस्टॉल प्रिंटर। इंस्टॉल प्रिंटर को देखने के लिए स्टार्ट मेनू में कौन सा ऑप्शन होता है। तो इसके लिए प्रेस विंडोज प्लस विंडोज की दबाएंगे अपन, एंड टाइप प्रिंटर, और विंडोज प्लस पी, विंडोज प्लस एस, विंडोज प्लस आई। तो विंडोज प्लस आई नहीं होता, विंडो प्लस एस नहीं होता, विंडो प्लस पी। लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि विंडो प्लस पी भी तो हो सकता है। तो विंडो प्लस पी अपन दबाएंगे तो विंडोज के अंदर विंडोज पर क्या आ रहा है, प्रोजेक्टर की स्क्रीन सामने आ रही है। विंडो प्लस पी से हम प्रोजेक्टर यदि कर लगाते हैं लैपटॉप में या कंप्यूटर में, तो उस स्क्रीन की सेटिंग से संबंधित कुछ ऑप्शन जहाँ आ जाते हैं, है ना। तो विंडो प्लस पी प्रोजेक्टर के लिए है, ना कि प्रिंटर के लिए। हाँ, तो विंडो प्लस पी कन्फ्यूजन दूर हो गया, विंडो प्लस पी प्रोजेक्ट के लिए होती है। विंडो प्लस आई अगर अपन दबाते हैं तो ये जो ऑप्शन है आई, ये देखिए विंडो प्लस आई से क्या हो रहा है, नोटिफिकेशन या कह सकते हैं अपने से सिस्टम की जानकारी सामने आ रही है विंडो प्लस आई से। और विंडो प्लस एस दबाते हैं तो विंडो प्लस एस मतलब सर्च होता है, तो विंडो प्लस एस सर्चिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर हम विंडोज के अंदर विंडो प्लस आई नोटिफिकेशन के लिए, विंडो प्लस एस सर्च के लिए, विंडो प्लस पी प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। यदि प्रिंटर यूज करना चाहते हैं तो विंडो प्लस विंडो की दबाएंगे एंड PRINT टाइप कर देंगे। तो देखिए क्या होता है हमारे सामने, सॉरी
आप विंडो बटन दबाएं और यहाँ पर प्रिंटर टाइप कर दें। सॉरी, टाइप ही नहीं हो रहा है, शायद मेरा कंप्यूटर की स्पीड स्लो हो रही है। देखिए प्रिंटर टाइप किया जा गया। तो कुछ नहीं करना है, विंडो बटन दबाना है और प्रिंटर टाइप करना है, तो सामने ये प्रिंटर की लिस्ट सामने आ जाती है। ये बड़ा प्रिंटर ऑफलाइन दिखा रहा है। तो विंडो बटन दबाना है और प्रिंटर टाइप करना है। होने का मतलब ये है कि कोई शॉर्टकट की नहीं होती है डायरेक्टली प्रिंटर ओपन करने के लिए, लेकिन एक कमांड वगैरह होती है, रन पे टाइप कर देते हैं अपन प्रिंटर एंड फैक्स के लिए। तो वो WFP करके कुछ कमांड है, बट आपकी जाती है तो उससे अपन प्रिंट एंड फैक्स पे डायरेक्ट पहुंच जाते हैं। लेकिन आपको खोलना होता है, कमांड दे नहीं है, तो बंदा लगाएंगे इस तरीके से और वहाँ टाइप कर देंगे प्रिंटर, तो प्रिंटर वाली ऑप्शन सामने आ जाएगा, क्लिक करके उसे अपन ओपन कर पाएंगे। तो इसके बाद जो अगला जो ऑप्शन दिया हुआ है वो ये है कि इन मॉनिटर इज नॉट डिस्प्लेइंग एनीथिंग ऑन इट। एक मॉनिटर में इज नॉट डिस्प्लेइंग, दिखाई नहीं दे रहा है एनीथिंग ऑन इट, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है उसके ऊपर। देयर माइट बी फॉल्ट इन द, फॉल्ट हो सकता है इन द केबल, तो कौन सी केबल में फॉल्ट हो सकता है। तो केबल का नाम पूछा गया है। जो भी कंप्यूटर के अंदर मॉनिटर में कुछ दिख नहीं रहा है, तो मॉनिटर की केबल होती है पीछे, उसमें फॉल्ट हो सकता है। तो वो एक तो होती है पावर केबल, जिससे उसमें लाइट जाती है, पावर जाती है, जिससे वो ऑन होता है। तो पावर केबल यहाँ पे आंसर नहीं दिया है आंसर में। और एक होती है बीजीए केबल। बीजीए केबल जो होती है जिसमें अपन पीछे चौड़ी सी होती है, चौड़ी पिन वाली, जिससे अपन ग्राफिक्स को कनेक्ट कर पाते हैं। तो बीजीए केबल का फुल फॉर्म होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे। तो वीडियो ग्राफिक्स एरे जो होता है वो वीडियो केबल, यहाँ पे आंसर सही होगा। ठीक है, और वीडियो ग्राफिक्स अडेप्टर भी आंसर इसका सही होता है, लेकिन वीडियो ग्राफिक्स अडेप्टर आंसर नहीं दिया हुआ है, तो वीडियो ग्राफिक्स एरे हमें यह मानना पड़ेगा। दोस्तों अभी आपने देखा होगा, इससे पहले एक क्वेश्चन आया था जिसमें बीजीए की फुल फॉर्म पूछी गई थी और वहां पर मैंने वीडियो ग्राफिक्स अडेप्टर बताया था, क्योंकि वहां पर एरे नाम का ऑप्शन नहीं था और यहाँ पर अडेप्टर नाम का ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे आपको वीडियो ग्राफिक्स एरे ही मानना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों ही नाम बड़े ही कंफ्यूज करने वाले हैं, लेकिन आपको दोनों एक साथ ऑप्शन में नहीं मिलेंगे, और अगर मिलते भी हैं तो आपको वीडियो ग्राफिक्स एरे को मानना पड़ेगा, अडेप्टर को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यह है कि GZIP या GZIP इज डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर द, GZIP जो है वो किसके अंदर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो GNU सॉफ्टवेयर लाइसेंस के अंदर में होता है, GNU सॉफ्टवेयर लाइसेंस के अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। याद करने बने रहते हैं, याद ही करना पड़ेंगे अपन को। अगला दिया है मॉर्फोलॉजी इज ए बोर्ड सेट ऑफ इमेज प्रोसेसिंग। मॉर्फोलॉजी एक बोर्ड है जो कि इमेज प्रोसेसिंग के सेट के लिए होता है, और ऑपरेशन दैट प्रोसेस इमेज बेस्ड ऑन। मॉर्फोलॉजी इज ए बोर्ड सेट ऑफ इमेज प्रोसेसिंग ऑपरेशन, यानी कि मॉर्फोलॉजी एक बोर्ड है जो कि इमेज प्रोसेसिंग ऑपरेशन का सेट होता है, जो कि दैट प्रोसेस इमेज बेस्ड ऑन, जो कि इमेज पे प्रोसेस करता है किसके आधार पे। तो मॉर्फोलॉजी का जो इस्तेमाल होता है वो आकृति वगैरह के लिए किया जाता है, और आकृति वगैरह को जहाँ पर अपन शेप कह सकते हैं, तो शेप्स के लिए, जो कि शेप ऑन बेसिस ऑन शेप है ना। तो मॉर्फोलॉजी जो होता है वो बोर्ड है जो कि सेट ऑफ इमेज प्रोसेसिंग ऑपरेशन दैट प्रोसेस इमेज बेस्ड ऑन शेप्स, यानी कि जो मॉर्फोलॉजी होता है वो इमेज की शेप्स के आधार पर प्रोसेस करता है और उसके बाद वो उसके ऑपरेशन से संबंधित काम करता है इसके अंदर। तो यहाँ पे शेप्स इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला जो प्रश्न है वो है दोस्तों के प्रोग्राम रन करने के लिए द रिक्वायर्ड इंस्टॉल फाइल आर स्टोर्ड इन, उसकी फाइलें जो होती हैं रिक्वायर्ड होती हैं, फाइलें जरूरत फाइलें जो होती हैं वो स्टोर की जाती हैं, आर स्टोर इन किस फोल्डर में स्टोर की जाती है। तो हमें याद रखना, कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्राम डालते हैं तो सारे प्रोग्राम हमारे प्रोग्राम एंड फाइल फोल्डर के अंदर स्टोर होते हैं। ये फोल्डर आपको विंडोज की सी ड्राइव में मिल जाएगा। तो सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल में जितने भी प्रोग्राम अपन इंस्टॉल करते हैं सारे के सारे जाके इंस्टॉल हो जाते हैं। तो यहाँ पूछा गया है प्रोग्राम द रिक्वायर्ड इंस्टॉल फाइल आर स्टोर्ड इन फोल्डर, प्रोग्राम फाइल के अंदर स्टोर रहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए स्टेप ऑफ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। आजकल एंड्रॉइड के क्वेश्चन भी आ रहे हैं, लाइनक्स के भी आ रहे हैं, तो आपको केवल विंडो नहीं पढ़नी है, लाइनक्स भी पढ़ना है, इंडेक्स
और एंड्रॉइड ही पढ़ना है। तो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए स्टैक ऑफ सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर का एक स्टैक है कंपोनेंट विच इज रफली डिवाइडेड इनटू खालिस्तान सेक्शन। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो इज ए स्टैक ऑफ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट का स्टैक है विच जो इज रफली डिवाइडेड इनटू सेक्शन, जो कि रफली कितने भागों में या कितने सेक्शन में डिवाइडेड कर दिया जाता है। तो हिंदी पढ़ते हैं इसकी। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर घटकों का एक सेट है जो इतने भागों में बांटा गया है। तो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम कई चीजें मिलकर बना होता है, तो इसे कितने भागों में बांटा गया है, कितने उसके एलिमेंट हैं, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर इसके कई भाग होते हैं, तो यहाँ पर अगर 5 दिया है तो 5 मानना पड़ेगा, 6 होता है तो 6 मान लेते हैं अपन। तो 5 इसके सेक्शन होते हैं। अगला जो प्रश्न है व्हाट इज फेसबुक। फेसबुक कोई ब्लॉग नहीं है, कंटेंट नहीं है, बल्कि वो एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, सभी जानते हैं आजकल तो इसको। तो सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट। बाकी में कुछ लोग बता रहे थे कि ये पेपर टफ है, तो लगभग मुझे 5-6 क्वेश्चन थोड़े टफ लगे हैं, लेकिन फिर भी इतना टफ नहीं है कि 32 नंबर 38 नंबर तो इसमें आज आ ही सकते हैं दोस्तों। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस जीटॉक इज नॉट यूज। जीटॉक का इस्तेमाल किस लिए नहीं किया जाता। जीटॉक जो होता है वो गूगल टॉक एक मैसेंजर है जो चैटिंग करने के लिए, कॉलिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर के अंदर। तो जीटॉक का इस्तेमाल नहीं करना है किसके लिए, टू सेंड इंस्टेंट मैसेज, टू सेंड द फाइल, टू बाई ऑनलाइन आइटम और टू डू वॉइस टॉक। तो यहाँ पर 3 चीजें ऊपर की दे दी हुई, मैसेज करना जो मैसेज चैटिंग में आता है, सेंड द फाइल चैटिंग में आता है क्योंकि मैसेंजर है, और डू वॉइस टॉक वॉइस टॉकिंग के लिए भी, वॉइस कॉलिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बाई आइटम इसके लिए इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, तो यहाँ पर वॉइस टॉक का इस्तेमाल कोई आइटम खरीदने के लिए नहीं किया जाता। सही आंसर है ये। अगला जो प्रश्न है वो ये है दोस्तों कि द मैनेज सोर्स ऑप्शन इज अवेलेबल इन विच मेनू टैब ऑफ MS वर्ड 2016। MS वर्ड के किस टैब में मैनेज सोर्स नाम का ऑप्शन दिखाई देता है। तो जिस टैब के अंदर मेल मर्ज ऑप्शन मिलेगा आपको, वहां पर काफी रेफरेंसेस भी दिए होते हैं। तो रेफरेंसेस दिए होते हैं मतलब रेफरेंस टैब में आपको ये मिलेगा। तो मैनेज सोर्स नाम का ऑप्शन आपको रेफरेंस टैब में मिलता है। यहाँ पर होम टैब में फाइल से रिलेटेड ऑप्शन होते हैं, एडिटिंग के संबंधित, फॉर्मेटिंग के संबंधित, डिजाइन में डिजाइनिंग के होते हैं, और इंसर्ट में कुछ चीज मंगाना है तो वो ऑप्शन होते हैं। बचा रेफरेंस टैब, तो ये आपका सही ऑप्शन होगा। रेफरेंस टैब के अंदर मैनेज सोर्स नाम का ऑप्शन मिलता है 2016 में, 13 में, 7 में, तीनों में। 7 हो, 13 हो, 16 हो या 19 भी हो तो उसमें ये आपको यही मिलेगा। तो 16 में आपको कंफर्म है कि 16 पूछा होगा ना, कंफर्म हो रहा है। अगर आपने 7 चलाना भी आपको आता है, 13 आपको चलाने आता है तो वही आप यहाँ पे भी टिक कर सकते हैं। रेफरेंस ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो ऑप्शन है वो है व्हाट इज द की कॉम्बिनेशन टू म्यूट द साउंड इन MS पावर पॉइंट। पावर पॉइंट के अंदर साउंड को म्यूट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका शॉर्टकट की बिल्कुल सही है Alt+U। मैं बहुत जल्दी ही पावर पॉइंट की शॉर्टकट की देने वाला हूं, क्योंकि यहाँ पर पावर पॉइंट के बहुत सारे शॉर्टकट पूछे जाते हैं, रनिंग टाइम के भी, और मोस्टली रनिंग टाइम के शॉर्टकट की पूछे जाते हैं। तो मैं सारे के सारे शॉर्टकट की मैं बहुत जल्दी अपनी वीडियोस में देने वाला हूँ, अपलोड करने वाला हूँ, और उनके वीडियोस फाइल भी अवेलेबल कराने वाला हूँ। तो दोस्तों जुड़े रहो हमारे साथ। तो इसका सही आंसर है Alt+U, जो कि साउंड को म्यूट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है पावर पॉइंट के अंदर। अगला जो प्रश्न है वह है द रडार चार्ट। रडार चार्ट जो होता है इज आल्सो नोन एज, रडार चार्ट को किस नाम से जाना जाता है। तो रडार चार्ट को हम, रडार चार्ट जो होता है वो कुछ मकड़ी जैसा होता है, तो उसको हम वेव चार्ट भी कह सकते हैं। मकड़ी के जाल जैसा होता है तो उसको हम वेव चार्ट भी कह सकते हैं। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है वेब चार्ट। रडार चार्ट का बिल्कुल सही ऑप्शन है। रडार चार्ट कैसा होता है मैंने एक्सेल में बनाना सिखाया है। तो रडार चार्ट मकड़ी के जाल जैसा होता है, इसलिए यहाँ पर वेब चार्ट इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला जो प्रश्न है वो ये है विच ऑफ द फॉलोइंग MS वर्ड कमांड वर्क इन टॉगल मोड। टॉगल मोड के लिए मतलब टॉगल मोड दोनों काम जो होते हैं, ऑन ऑफ करने का काम जो होता है वो किस में होता है। तो देखिए कट से हम ऑन ऑफ नहीं कर सकते, पेस्ट से नहीं कर सकते, फॉर्मेट पेंटर से नहीं कर सकते, लेकिन शो हाइड जो होता है पैराग्राफ को शो हाइड करने का ऑप्शन, जो कि आपको होम टैब में मिल जाता है, इसके द्वारा हम पैराग्राफ को शो और हाइड कर सकते हैं। यानी कि पैराग्राफ हमने कहाँ एंटर मारा है तो वहां पे एक उल्टा पी जैसा निशान आने लग जाता है, तो वो देखने के लिए हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो दिस कमांड इज
विच कमांड इज फॉलोइंग एमएस वर्ड वर्क इन टॉगल मोड। टॉगल मोड मतलब हो गया दोनों तरीके से वो काम करे, ऑन ऑफ में काम करे। तो शो हेड ऑप्शन जो होता है वो दोनों तरीके से काम करता है, इसी से शो होता है, उसी से हेड होता है। अगला जो प्रश्न है, विच बटन एक्सपेंड द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। निम्न में से कौन सा बटन है जो फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को एक्सपेंड कर देता है, बढ़ा देता है। तो फाइंड एंड डायलॉग बॉक्स जो होता है उसको बढ़ाने के लिए हम मोर नाम के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, मोर नाम के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। ये मैं आपको एमएस वर्ड में चाहूँ तो दिखा देता हूं। ये मैंने एमएस वर्ड ओपन किया और यहां पर आप देखिए मैं जब Ctrl+H प्रेस करूंगा तो ये आ रहा है। इसको एक्सपेंड करने के लिए मोर ये दिया हुआ है, यहाँ क्लिक करते हैं, देखिए ये एक्सपेंड हो चुका है ना। तो ये मोर और लेस से छोटा होता है और एक्सपेंड करने के लिए हम इसे मोर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मोर इसका सही ऑप्शन है। अगला जो ऑप्शन, हाँ चलो मैं आपको लगे हाथ ये भी दिखा देता हूँ, ऑल्टा पी वाला ऑप्शन, शो एंड हाइड। ये ऑल्टा पी जो होता है होम के अंदर ये वाला ऑप्शन दिया है, ये उल्टा पी ये शो हाइड करने के लिए होता है। इसी जगह पर आप आपको शो और हाइड कर सकते हैं। ऐसा उल्टा पी निशान बन के आता है जहां हम एंटर मार देते हैं वहां पर। तो इसका सही आंसर शो हाइड हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वो है कि इन जनरल द ग्रामर एरर इज अंडरलाइन विद कलर। जो ग्रामेटिकल एरर आती है वो किस लाइन में आती है, किस कलर में आती है। तो एमएस वर्ड के अंदर हम जब टाइपिंग करते हैं स्पेलिंग गलत हो जाती है तो रेड कलर की लाइन आती है, और जब ग्रामर गलत होती है तो वहां पर ब्लू कलर की लाइन आती है नए वाले में। पुराने वाले एमएस ऑफिस में ग्रीन आती थी, लेकिन आजकल न्यू बात की जाती है 2007 और उससे लेटेस्ट वर्जन पूछे जाते हैं तो वहां पर ब्लू लाइन आती है, ना कि ग्रीन लाइन आती है। इसका अगला ऑप्शन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड ग्रुप इन एमएस वर्ड टू सेक्शन कंटेन द लाइन स्पेसिंग ऑप्शन। लाइन स्पेसिंग ऑप्शन जो होता है वो किस में मिलता है, किस ग्रुप में मिलता है, किस जगह पे मिलता है। तो लाइन स्पेसिंग ऑप्शन जो होता है वो होम टेक के अंदर पैराग्राफ ग्रुप में हमको मिलता है। तो अब हमें ये भी याद करना पड़ेगा किस ग्रुप में कौन कौन से ऑप्शन आते हैं, तब जाकर के आप इसके ऑप्शन को पुटअप कर पाएंगे। तो ये प्रैक्टिस से आता है दोस्तों, प्रैक्टिस कीजिए कि होम टैब में कहाँ पर कौन से ऑप्शन मिलते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे दिया हुआ है गूगल क्रोम, मोबाइल फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप नेविगेटर आर एग्जांपल ऑफ। ये सब किसके एग्जांपल हैं? ये सब वेब ब्राउजर के एग्जांपल हैं। और वहाँ पर वेब ब्राउजर या क्लाइंट सॉफ्टवेयर भी होता है तो वहाँ पर सही आंसर होता। तो वेब ब्राउजर बिल्कुल सही आंसर है, इसका सभी ब्राउजर माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि व्हेन द डाटा पॉइंट is an error chart, area chart are connected by a smooth curve inside of strength light, it is called। इसका मतलब है when the data pointer in an area chart में डाटा पॉइंटर जब are connected by smooth curve, किसी स्मूथ कर्व से कनेक्टेड होते हैं, inside of strength है ना, किसी सीधी लाइन से स्ट्रेट होकर जुड़ जाता है, स्ट्रेट लाइन होकर के स्ट्रेट लाइन से कर्व होकर जुड़ता है, स्ट्रेट लाइन से कर्व होकर जुड़ता है कोई लाइन एरिया चार्ट के अंदर, तो इट इज कॉल्ड, उसे हम क्या कहते हैं। तो जब कोई लाइन कनेक्ट होती है, लाइन चार्ट जो होता है, लाइन चार्ट भी कह सकते हैं उसको अपन, लेकिन लाइन चार्ट का एक एग्जाम्पल है, एक नाम है लाइन चार्ट का जिसका नाम होता है स्प्लाइन एरिया चार्ट। तो स्प्लाइन एरिया चार्ट इसका सही आंसर है, स्प्लाइन एरिया चार्ट। इसके बाद हम आगे चलते हैं और अगला प्रश्न जो दिया है वो है कि which of the following website is used to search other website by typing कीवर्ड। तो ऐसी कौन सी वेबसाइट है जिसके द्वारा हम किसी भी अदर वेबसाइट को या किसी अन्य चीज को सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पर, तो उसे हम सर्च इंजन कहते हैं दोस्तों, सर्च इंजन। ये बेसिकली क्वेश्चन है तो ये सभी को मालूम होते हैं, उसे हम सर्च इंजन कहते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज ट्रू विद रेस्पेक्ट टू द टॉगल केस ऑप्शन इन द लिस्ट ऑफ चेंज केस। आइडेंटिफाई पहचानिए, द स्टेटमेंट विच इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट सही है, विद रेस्पेक्ट टू द टॉगल केस, टॉगल केस के एग्जाम्पल में, ऑप्शन इन द लिस्ट टू चेंज केस, यानी नीचे बताया गया है और हमें पहचानना है कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन है जो कि टॉगल केस का सही एग्जाम्पल है।
आइडेंटिफाई पहचाना द स्टेटमेंट दिस इज ट्रू विद रेस्पेक्ट टू द टॉगल केस ऑप्शन इन द लिस्ट ऑफ चेंज केस। तो टॉगल केस क्या होता है? टॉगल केस में दोस्तों जो वर्ड कैपिटल होते हैं वो स्मॉल हो जाते हैं और जो स्मॉल होते हैं वो कैपिटल हो जाते हैं। टॉगल केस में ऐसा होता है। सेंटेंस केस में केवल पहला अक्षर कैपिटल होता है, तो यहाँ पर ये दिया टी कैपिटल है तो सेंटेंस केस का एग्जांपल है। यहाँ पर भी टी कैपिटल है, ये सेंटेंस केस का एग्जांपल है। और यहाँ पर देखें आप केवल इसमें भी टी ही कैपिटल है और कोई भी लेटर कैपिटल नहीं है, तो ये भी आपका सेंटेंस केस का एग्जांपल है। अब उसने बोला है ये थर्ड सो केस टू लोअर केस, बता भी रहा है, डिस्क्राइब भी कर रहा है कि केस लेटर जो होते हैं कैपिटल वो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड लोअर केस टू कैप्स, और जो लोअर केस होते हैं वो कैपिटल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये समझ आते हैं टॉगल केस में यही होता है, जो आपने टाइप किए होंगे कैपिटल लेटर में वो स्मॉल बन जाएंगे और जो स्मॉल में टाइप किए होंगे वो कैपिटल बन जाते हैं। तो वो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका, ठीक है, टॉगल केस का। 43 प्रश्न जो है वो ये है 44 कि द डिफॉल्ट यूनिट टू मेजर द लेफ्ट एंड राइट इंडेंट। लेफ्ट राइट इंडेंट जो होता है एमएस वर्ड में वो डिफॉल्ट रूप से क्या होता है? तो इंडेंट को हम जो सेट करते हैं डिफॉल्ट रूप से, जब बढ़ाते हैं कम करते हैं एक एक पॉइंट, तो सेंटीमीटर में कम ज्यादा होता है। तो सेंटीमीटर जो स्केल आती है उसमें सबसे छोटे साइज में सेंटीमीटर होता है, तो सही आंसर इसका सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर में ही वो इंडेंट कम ज्यादा होता है बाय डिफॉल्ट जो करते हैं अपन, ठीक है। इंचेस में नहीं होता, ध्यान रखना, इंचेस वगैरह में कभी भी नहीं होता है इंडेंट सेट, सेंटीमीटर में होता है। अगला जो प्रश्न है वो है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर एंड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग एंड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के कलेक्शन से आप क्या समझते हैं? तो वो क्या है, दोनों को क्या बोलते हैं? तो क्या दोनों वॉलर फिलेट है या टेम्पलेट है या स्टाइल है, डिफॉल्ट है? तो डिफॉल्ट नहीं कह सकते सो, और एक स्टाइल कह सकते हैं। एमएस वर्ड के अंदर जो कैरेक्टर को पैराग्राफ को फॉर्मेटिंग करने का मतलब यही होता है कि वो स्टाइल्स बन जाते हैं, उन्हें हम स्टाइल अप्लाई करा सकते हैं। 45 जो प्रश्न है 46 वो ये है कि खाली स्थान इज एन डाटा, खाली स्थान इज अ डाटा समराइजेशन टूल फॉर इन डाटा विजुअलाइजेशन प्रोग्राम सच ए स्प्रेडशीट। यानी कि पूछा गया है स्प्रेडशीट में यानी कि एक्सेल में, तो इज ए डाटा समराइज टूल फाउंड, डाटा को समराइज करके देखने के लिए या समराइज करने के लिए कौन सा टूल है? डाटा विजुअलाइजेशन प्रोग्राम सच ए स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट के अंदर कौन सा प्रोग्राम है डाटा को समराइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो मैंने हमेशा कहता हूं मैं, जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए एक्सेल के अंदर और समराइज नाम अगर आपको मिल जाए तो उसका आंसर पाइवट टेबल होता है। और अगर ऊपर पाइवट टेबल आता है कि पाइवट टेबल का इस्तेमाल पावर एक्सेल के अंदर किस लिए करते हैं, तो आंसर आता है समराइज करने के लिए। मैंने पूछ लिया समराइज करने का टूल्स जो कौन सा होता है, तो पाइवट टेबल होता है। जी आप ध्यान रखना, ये ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको आंख बंद करके लगा देना है। तो समराइज पूछा गया एक्सेल में, पाइवट टेबल जरूर दिया होगा, और अगर ऊपर पाइवट टेबल दिया है तो यहाँ पर समराइज जरूर दिया होगा, तो आप आंख बंद करके इसको लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि इन विच वर्ड in MS Word to transaction every newly created document has a name like। तो MS Word के अंदर जब अपन कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं पहली बार तो नाम नहीं देते हैं उसे, तो उसका नाम डॉक्यूमेंट नहीं होता है, उसका नाम क्या होता है? डॉक्यूमेंट एक्स। एक्स होते में आता है कोई नंबर है 1 2 3 4 5, तो ये नाम होता है। तो डॉक्यूमेंट एक्स, वो एक्स है पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू, करेक्ट, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3, इस नाम से हमको डॉक्यूमेंट की फाइल का नाम मिलता है बाय डिफॉल्ट जब हम सेव नहीं करते हैं तो। अगला जो प्रश्न है वो है द टर्म्स खाली स्थान इज यूज्ड टू इंडिकेट ट्रांसफरिंग ए फाइल फ्रॉम ए कंप्यूटर टू योर कंप्यूटर यूजिंग इंटरनेट। किसी अन्य कंप्यूटर से हमारे कंप्यूटर पर फाइल को ट्रांसफर करने को क्या कहते हैं, ये पूछा गया है।
द टर्म्स खालिस्तान is used to indicate transferring file from another computer to your computer using internet. इंटरनेट का यूज करके फ्रॉम another computer to your computer, किसी और कंप्यूटर से हमारे कंप्यूटर पे फाइल को ट्रांसफर करना, इंडिकेट करना क्या कहलाता है? उसको हम डाउनलोडिंग कहते हैं। हमारे कंप्यूटर से नेट पे जाती है तो उसे बोलते हैं अपलोडिंग, और किसी और कंप्यूटर से हमारे कंप्यूटर पर आती है तो डाउनलोडिंग कहते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर डाउनलोडिंग बिल्कुल सही आंसर है, डाउनलोडिंग ए डॉक्यूमेंट। अगला जो प्रश्न है वो दोस्तों ये है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट फॉन्ट साइज दैट कैन बी असाइन टू ए टेक्स्ट इन एमएस वर्ड। ये क्वेश्चन भी पहले पूछा गया है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, आपको 8 नहीं लगाना है, 8 नहीं लगाना है आपको। अगर वो पूछता है कि लिस्ट बॉक्स में स्मॉलेस्ट साइज क्या होता है तो 8 होता है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट फॉन्ट साइज कैन बी असाइन, अगर पूछता है तो बताएंगे कि 8। लेकिन पूछा है कि कम से कम साइज कितना कर सकते हैं एमएस वर्ड में, तो कम से कम 1 कर सकते हैं, और हाइजेस्ट 1638 होता है। अगला जो प्रश्न है वो ये है व्हेन यू वांट टू डिलीट वन वर्ड टू द लेफ्ट, यानी कि कर्सर की लेफ्ट साइड से हम अक्षर को मिटाना चाहते हैं, देन इट इज अचीव यूजिंग विच द कॉम्बिनेशन। तो हम कौन से की यूज करेंगे? कमांड के साथ। तो कर्सर के लेफ्ट साइड में मिटाना चाहते हैं तो उसके लिए हम ज्यादातर कर्सर के लेफ्ट साइड में बैक स्पेस इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ दिया नहीं है बैक स्पेस, लेकिन कंट्रोल बैक स्पेस से भी ये काम हो जाता है, कंट्रोल बैक स्पेस से भी काम हो जाता है। देखिए करके दिखाता हूं मैं आपको, मैंने ये टाइप किया, सॉरी, तो देखिए कर्सर के बैक साइड में पूरा जो मैटर था, एक शब्द था, पूरा हट गया। अगर हम बैक स्पेस दबाते हैं तो केवल एक ही अक्षर डिलीट होता है, और जब कंट्रोल बैक स्पेस दबाते हैं तो पूरा एक वर्ड गायब हो जाता है। इसलिए यहाँ पर इसका आंसर कंट्रोल प्लस बैक स्पेस दिया गया है। अगर आप पूछते हैं एक अक्षर मिटाते हैं तो पूरा बैक स्पेस होता है, लेकिन लेफ्ट साइड में पूरा अक्षर मिटाना चाहते हैं, पूरा शब्द मिटाना चाहते हैं, उस शब्द के लिए कंट्रोल प्लस बैक स्पेस टाइप करेंगे। 51वां क्वेश्चन है अंडर ग्रीन लाइन फॉर्मेट इन द मेल मर्ज। मेल मर्ज के अंदर ग्रीटिंग लाइन लगा हुआ है। अंडर ग्रीटिंग लाइन फॉर्मेट इन द मेल मर्ज के अंदर ग्रीटिंग लाइन के अंदर खालिस्तान सैल्यूटेशन इज द डिफॉल्ट इन द फॉर्मेट फॉर द रेसिपिएंट नेम इन एमएस वर्ड 2016। एमएस वर्ड 2016 के अंदर जो मेल मर्ज इस्तेमाल करेंगे तो मेल मर्ज के अंदर उन्होंने पूछा है कि अंडर ग्रीटिंग लाइन फॉर्मेट में कौन सा सैल्यूटेशन यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। तो ग्रीटिंग अपन लिखते हैं, तो ग्रीटिंग लैंग्वेज जब लिखते हैं अपन, तो फॉर्मेटिंग में जब अपन स्टार्टिंग में जब लिखते हैं सैल्यूटेशन जो बताएंगे स्टार्टिंग में नमस्ते वगैरह लिखते हैं, तो वहाँ पर डियर सर, डियर मैम लिखा जाता है ना, तो डियर लिखा जाता है वहाँ उस जगह सैल्यूटिंग में। हिंदी पढ़ते हैं। एमएस वर्ड 2016 में मेल मर्ज में ग्रीटिंग लाइन फॉर्मेट के अंतर्गत कौन सा अभिवादन स्टार्टिंग में कर रहे हैं ना, अभिवादन प्राप्त, हिंदी में होती है यार, प्राप्तकर्ता नाम के फॉर्मेट में डिफॉल्ट रूप से दिया जाता है। तो अभिवादन जो होता है बस में डियर सर करके लिखा जाता है, डियर सर, तो डियर ही आएगा यहाँ पे, बिल्कुल सही, डियर इसका सही आंसर है। 51 के बाद 52 क्वेश्चन में आते हैं और इसका आंसर बताएंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रीम सेंट फ्रॉम ए सर्विस टू एन इंडिविजुअल यूज। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से कौन सी इज ए स्ट्रीम है सेंट फ्रॉम अ सर्विस, स्ट्रीम सेंड की जाती है फ्रॉम अ सर्विस टू अनदर इंडिविजुअल यूजर, किसी अन्य इंडिविजुअल यूजर को सर्विस सेंड की जाती है, वो निम्न में से कौन सी स्ट्रीम है। तो उसको यूनिकास्ट कहते हैं दोस्तों। जब हम किसी एक सर्विस को किसी इंडिविजुअल को भेजते हैं तो उसको हम उस स्ट्रीम को हम यूनिकास्ट कहते हैं, ठीक है। तो उसका सही आंसर है यूनिकास्ट। यहाँ पर हमने 52 क्वेश्चन पूरे पुटअप किए और यहाँ पर हमने 52 क्वेश्चन पूरे करने के बाद कोशिश की है मैंने आपको सारे क्वेश्चन के आंसर देने की, और इनको हम डिस्क्राइब भी करेंगे अपने थ्योरेटिकल वीडियोज में। यहाँ पूरा सबको बताया जाएगा, सबको डिटेल में बताया जाएगा, कुछ डिटेल में बताने के लिए वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा दोस्तों, इसलिए मैं यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं करता हूँ।
अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, और अगर नहीं भी लगा हो तो जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्यों आपको अच्छा नहीं लगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और हमारे चैनल पर पहले रहे हैं तो शेयर करना मत भूलिए। जो हमारे साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।